अक्सर मार्केट में आपको दो प्रकार के लोग मिल जाएंगे। एक ऐसे लोग होते हैं जो हेविली इन्वेस्टेड होते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में लगा होता है। वो चाहते हैं कि बाजार बढ़ते रहे, और जैसे ही क्रैश के बारे में वो कुछ भी सुनते हैं उनको बहुत बुरा लगता है, वो उल्टा पुल्टा सुनाते हैं। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनका पैसा इन्वेस्टेड नहीं होता, उनके पास पैसा पड़ा रहता है और वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं कि कब मैं वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करूं। ऐसे लोग हमेशा क्रैश का इंतजार करते रह जाते हैं कि क्रैश आए तो मैं इन्वेस्ट करूं, और जहां पे मार्केट भागता हुआ नजर आता है वहां ये बहुत दुखी और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो ये आप डिसाइड करो कि आप इसमें से कौन से लोग हो। इस वीडियो में हम तो एक न्यूट्रल एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। अगर आप पर्सनली मेरी बात करो तो मैं पहले वाला आदमी हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट मैंने कर रखा है पैसा। बट मैं ऐसा भी हूँ जो मैं और भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मेरे लिए अभी मार्केट न्यूट्रल है। और मोस्टली मैं ट्रेडर हूँ, तो मैं ट्रेडर के माइंडसेट से मार्केट को देखता हूँ। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा जो चर्चा सुन रहे हो कि मार्केट क्रैश होने वाली है, तो हमारा मेन टॉपिक ये है कि क्या मार्केट सच में क्रैश होने वाली है। इस टॉपिक पे जनरली मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी और गोल्ड वोल्ड को लेके बहुत सारी अपडेट्स आ रही है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। तीन एसेट क्लासेस है हमारे पास। एक हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, दूसरी हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, और तीसरी हमारे पास नॉर्मल स्टॉक्स हैं। इसके सिवा बॉन्ड भी एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास होता है, बट रिटेलर्स जनरली उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, इसलिए मैं उसकी डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ये तीनों एसेट क्लास अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है वो तो खुश हैं। उन्हें इस चीज़ का डर है कहीं नीचे गिरे, अगर नीचे गिरेगा तो मैं क्या करूं, मैं एग्जिट करूं ना करूं, प्रॉफिट बुक करूं ना करूं। बट जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है उनको अपॉर्चुनिटी का इंतजार है, वो सोच रहे हैं कब गिरेगा। तो हम चर्चा करने वाले कि ऑल टाइम हाई पे क्यों है, क्या दिक्कत आ रही भैया इसको ऑल टाइम हाई पे सारे यहाँ पे हैं, क्या बैड या गुड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी तो मैं आपको सब समझाऊंगा, बहुत ब्रीफ वीडियो है, मैं हल्के हल्के में आपको पूरा माहौल समझा दूंगा क्या माहौल है। जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स देखेंगे हम कि क्या फैक्टर अभी क्या इंपैक्ट कर रहे हैं, हमारे देश के स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें हैं, और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट टू डू। तो इस वीडियो में यहाँ पर 50% टाइम बिताएंगे, बाकी टाइम रहेगा व्हाट टू डू, कि आखिर हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। देखो, मैं बहुत बड़ा प्रेडिक्शन का फ़ैन नहीं हूँ, मतलब ट्रेडिंग जब हम करते हैं ना तो हमें एक ही चीज़ बताई जाती है कि भैया बाजार क्या करने वाला है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान मत लगाओ। बाजार जो करेगा उस पर आप क्या रिएक्शन करोगे उस पर फोकस करो। तो इन्वेस्टर माइंडसेट क्या होता है, इन्वेस्टर हमेशा लगे रहते हैं ये ढूंढने में कि यार बाजार क्या करेगा, कहाँ टॉप बनेगा कहाँ बॉटम बनेगा। बट अगर ट्रेडर माइंडसेट से देखें तो क्या आपको करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम शिवम है। आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अक्सर वीडियो देखते रहते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अक्सर देखते रहते हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तब तो बहुत गलत बात है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें एक साथ ऑल टाइम हाई पे हैं कैसे। तो देखो, अगर आप तीनों एसेट क्लास देखते हो, गोल्ड, क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट ना, तो तीनों जो हैं वो अक्सर एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव काम करते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप क्रिप्टो में मत करो, क्रिप्टो में करना है तो गोल्ड में मत करो, गोल्ड में करना है तो बॉन्ड में मत करो। मतलब इस तरीके से ये सारे कॉम्पिटिटिव एसेट क्लासेस हैं। आप अपना पैसा कहाँ डालोगे उसके लिए आप सोचते हो कि यार क्रिप्टो में डालूं या यहाँ डालूं। तो अगर ये चीज़ सोचते हैं लोग तो सारे ऑल टाइम हाई पे एक साथ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक जगह पैसा जाएगा तो दूसरी जगह तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी अभी सारे एसेट क्लासेस आपको ऑल टाइम हाई पे मिलेंगे। बिटकॉइन मतलब थोड़ा थोड़ा नीचे है, गोल्ड लगभग 7-8% नीचे है, बिटकॉइन 10% के आसपास नीचे है, स्टॉक मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है लगभग थोड़ा सा नीचे। तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे दो बहुत बड़ी वजह हैं। सबसे पहली जो वजह है ना वो है लिक्विडिटी एक्सेस। देखो, कोविड के टाइम इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रही थी, ये सब बहुत ब्रीफली मैं बताऊंगा भाई, मैं आपको इकोनॉमी की क्लास नहीं कराने वाला हूँ, बस आप सुनते रहना। लिक्विडिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी कोविड के टाइम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी इकोनॉमी पे। गवर्नमेंट्स के पास एक ही ऑप्शन था इकोनॉमी प्रोटेक्ट करने का कि आप लिक्विडिटी डालो। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, पैसा। लोगों के पास नौकरियाँ चली गई थी, लोगों के पैसे नहीं थे, लोगों के पास पैसों की कमी हो गई थी, तो गवर्नमेंट के पास एक ही तरीका था कि इनके जेब में पैसे डालो। उसका क्या तरीका था, इंटरेस्ट रेट घटा दिया ताकि लोग लोन ले सके, कंपनियों को मदद दिया गया, कुछ देश में तो डायरेक्ट पैसा दिया गया। हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट पैसे दिए गए खाते में कि यार आप पैसे लो, आप अपनी ज़िंदगी सही से संभालो, ये मुश्किल समय हम समझ रहे हैं। जिस कारण से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई। कोविड के बाद एक बहुत बड़े लोगों ने, बहुत बड़े ग्रुप ने बहुत तेज़ी से रिकवर किया और बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया, जिस कारण से लिक्विडिटी एक्सेस हो गया। मतलब लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। इसका एक बेसिक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। इंडिया में जो एसआईपी का इन्फ्लो है ना वो कोविड के बाद रिकॉर्ड पकड़ लिया। कोविड से पहले इतने लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते थे जितने लोगों ने कोविड के बाद इन्वेस्ट करना शुरू किया, और पूरे इतिहास की बात कर रहा हूँ, कोविड से पहले पूरी हिस्ट्री मिला लो, उससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स कोविड के जस्ट बाद आ गए। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों के पास एक्सेस पैसा है, लोगों को पैसा मिल रहा है। जो कोविड के टाइम दिक्कत हुई थी, गवर्नमेंट ने जो कोशिश करी उसी का एक इम्पैक्ट है। एसआईपी इन्फ्लो हर महीने नया रिकॉर्ड बना रहे, नया पैसा आते ही जा रहे हैं।
दूसरा सबसे बढ़िया एग्जांपल है आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। भाई जो सब्सक्राइब हो रहे हैं आईपीओ, एक आईपीओ आ रहा है जो मान लो 100 करोड़ का है, उसके लिए 10,000 करोड़ की बिड्स आ जा रही हैं। कुछ ज़्यादा मैंने बता दिया, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कितना ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं। और आईपीओ सब्सक्राइब करने के लिए आपको बैंक से पैसे डालने पड़ते हैं, वो पैसा लॉक इन हो जाता है आपका। तो आप समझो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं, और यही एकमात्र वजह है कि सारे जो एसेट क्लासेस है ना वो टॉप पे हैं। लोग हर जगह पैसा लगा रहे हैं। वैसे अगर आप देखो, मैंने यहाँ क्या लिखा है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स आर सेम। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करते हो, ये मेरे पास गोल्ड है, ये बिटकॉइन और ये स्टॉक मार्केट है, इन तीनों में अंतर है, फंडामेंटली इन तीनों में अंतर है। तीनों एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है कि यार जो चीज़ बिटकॉइन को इन्फ्लुएंस करती है वो चीज़ सिमिलरली गोल्ड को भी करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट अगर आप मोटा मोटी चीज़ देखोगे ना, तो गोल्ड और बिटकॉइन के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर लगभग सिमिलर हैं। इनको काइंड ऑफ सेफ हेवन एसेट माना जाता है। स्टॉक्स के इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कंप्लीटली अलग है। कंप्लीटली अलग होने के बावजूद भी स्टॉक भी आपको ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है, बिटकॉइन और गोल्ड भी आपको ऑल टाइम हाई पे दिख रहा है, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा है कि वो तीनों में लगा सकते हैं। अब ये दिक्कत कब सॉल्व होगी? ये वैसे दिक्कत नहीं है, ये अच्छी बात है यार, मार्केट ऊपर जाना अच्छी बात रहती। तो ये सिचुएशन चेंज कब होगी? ये सिचुएशन तभी चेंज होगी जब लिक्विडिटी क्रंच वापस से आएगा। अब ये लिक्विडिटी क्रंच वाली सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है रेट कट से। रेट कट या मतलब रेट चेंज से स्टार्ट होती है, रेट कट से स्पेसिफिकली नहीं होती। रेट कट से लिक्विडिटी बढ़ती है, जब रेट बढ़ाया जाता है तो लिक्विडिटी घटती है। तो अभी क्या मार्केट करने की सोच रहा है वो देखना पड़ेगा, क्या फेड करने की सोच रहा है, क्या आरबीआई करने की सोच रहा है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल आरबीआई और फेड जो है वो दो चीज़ पे प्लान कर रहे हैं। पहला, जो मनी प्रिंटिंग है उसको कम किया जा रहा है, ज़्यादा पैसे नहीं छापे जाएंगे, इससे लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होगी। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी तो लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होगी। बट जहाँ तक बात आती है रेट की, तो अभी रेट बढ़ने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। फेड भी जो है वो रेट कट करने के बारे में सोच रहा है, और यहीं पे वो फाइन बैलेंस है जो मेंटेन करना पड़ रहा है। बिकॉज रेट कट हो रहा है बट महंगाई उतनी गिर नहीं रही है अभी फिलहाल, तो महंगाई जो है वो भी स्टिकी है थोड़ी, और रेट कट भी हुए जा रहे हैं। तो अभी हाल फिलहाल में मैं लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं देख रहा हूँ, यानी ये लिक्विडिटी एक्सेस बरकरार रहेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक मार्केट इसलिए क्रैश कर जाएगा क्योंकि तीनों ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं तो कोई ना कोई तो गिरेगा, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। अभी अगर आप इस फैक्टर से मार्केट क्रैश सोच रहे हो तो आप बिल्कुल मत सोचिए। लिक्विडिटी की इशू अभी दिक्कत नहीं बनने वाली है। इनफ लिक्विडिटी लोगों के पास रहेगी, लोगों के जेब में पैसे अभी भी रहेंगे ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। अब अगर ऐसे सिनेरियो में जब लोगों के पास पैसा रहता है, उस समय मार्केट क्रैश कब आता है? उस समय मार्केट क्रैश तभी आता है ना जब लोग पैनिक करते हैं। लोग पैनिक करेंगे तभी ये मार्केट क्रैश आएगा। अगर लोग पैनिक नहीं करते हैं तो ये मार्केट क्रैश नहीं आने वाला। अभी तक कोई भी फंडामेंटल फैक्टर्स में दिक्कत नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन में आपको मैं बड़े आराम से छोटे टाइम पे समझा देता हूँ कि क्या क्या फैक्टर हैं जो किसी के लिए पॉजिटिव या किसके लिए नेगेटिव काम कर रहे हैं। अब अगर आप इकोनॉमी में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हुए डेटा वगैरह रीड करते हो तो ये फैक्टर आप खुद ट्रैक कर सकते हो, और आपको आइडिया लग जाएगी क्या चीज़ ऊपर जाने वाली है, क्या चीज़ नीचे जाने वाली है, और उस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं ना, तो गोल्ड को ऊपर ले जाने में जो सबसे बड़ा हाथ रहने वाला है वो रेट कट का रहने वाला है, और ये रेट कट होने वाला है। रेट कट से पता है क्या होता है? रेट कट से जो करेंसी है ना वो कमज़ोर हो जाती है। तो डॉलर अगर कमज़ोर हो जाएगा तो गोल्ड अपने आप मजबूत हो जाएगा, बिकॉज गोल्ड को डॉलर का ऑल्टरनेटिव समझा जा रहा है। तो अगर रेट कट हो जाता है तो गोल्ड आपको वापस ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और ये रेट कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लो इन्फ्लेशन अगर रहता है ना, तो लो इन्फ्लेशन जो है वो रेट कट को प्रमोट करता है। जैसे आज इन्फ्लेशन का डेटा आया था और वो इन्फ्लेशन का डेटा कम आया है। आप ये सीपीआई के नंबर्स देख सकते हो, 0.3% एक्सपेक्टेड थे, 0.2% आए, और ये 3.1 से 3% आए। पिछली बार से ज़्यादा है बट एक्सपेक्टेशन से कम है। तो ये भी चीज़ जो है वो गोल्ड को मदद कर सकती है ऊपर जाने के लिए, जिस कारण से गोल्ड में आज हमें हल्की फुल्की तेज़ी भी देखने को मिली है। अगर इकोनॉमी स्लो रहती है ना तो भी ये गोल्ड के लिए अच्छी बात रहती है, बिकॉज स्लो इकोनॉमी रहेगी तो फेड जो है वो रेट कट के लिए जाएगा, रेट कट करने की कोशिश करेगा, जिससे गोल्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, बिकॉज डॉलर कमज़ोर हो जाएगा। तो मेन अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर गोल्ड के लिए ना वो है डॉलर। आप बस डॉलर को ट्रैक करो, डॉलर में जो आपको मोमेंटम देखने मिलेगा ना उसी का उल्टा आपको गोल्ड में देखने मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डॉलर है। गोल्ड के लिए नेगेटिव क्या हो सकती हैं चीज़ें? गोल्ड के लिए सबसे नेगेटिव हो सकता है जो है वो प्रॉफिट बुकिंग है। गोल्ड बहुत तेज़ी से ऊपर गया, बहुत सारे मार्केट्स में ईटीएफ वगैरह तो बहुत ज़्यादा क्लाइम कर गया, जिस कारण से प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है, और वो प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड को नीचे लेके आ सकती है। अगर आप अभी गोल्ड का चार्ट देखोगे तो गोल्ड आपको 10% के आसपास नीचे मिलेगा, और उस 10% मतलब लगभग 7-8% नीचे है। ये गोल्ड का चार्ट है मेरे पास, और ये जो 7-8% का डाउनफॉल आया है ना, ये इसीलिए आया है बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो गई। बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लगातार
लगातार 9 वीक्स तक हमें ग्रीन कैंडल मिल रही थी, जिस कारण ये प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हुई और गोल्ड अभी नीचे आ गया। क्या गोल्ड आपको बेच देना चाहिए, इस पर भी मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में बात कर रहा हूँ। आप फैक्टर्स देख लो पहले, ताकि आप खुद इंडिपेंडेंटली इसको ट्रैक कर सको। अगर सारी ट्रेड डील हो जाती है ना, सक्सेसफुली सारी ट्रेड डील हो जाती है, तो अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रेड डील होते ही डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, और अगर डॉलर वापस से स्ट्रांग हो गया तो गोल्ड कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। तो गोल्ड ऊपर भागता ही है अनसर्टेनिटी के कारण, तो गोल्ड कमज़ोर हो जाएगा अगर ट्रेड डील डन हो जाती है, टेंशन ईज हो जाता है, रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई खत्म हो जाती है, तो भी गोल्ड जो है वो नीचे गिरना शुरू कर देगा। सेंट्रल बैंक अभी बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। वैसे इन लोग अपना डेटा पब्लिश नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग पाएगा कि इन्होंने खरीदना कम किया या नहीं किया। बट अगर इनका खरीदना कम हो जाता है तो भी मार्केट गिरने लगेगा। कुछ कुछ आर्टिकल बीच बीच में पब्लिश होते रहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग न्यूज़ ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा। ये बात हो गई गोल्ड की। अब थोड़ा सा गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बिटकॉइन की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये गोल्ड का चार्ट है। पर्सनली जो मुझे गोल्ड में ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में ये एक पॉसिबल करेक्शन है। क्या गोल्ड कंप्लीटली नेगेटिव हो गया, क्या गोल्ड कंप्लीटली बेरिश हो गया? तो इसका जवाब है अभी भी नहीं। अगर आप गोल्ड का डेली चार्ट देखोगे ना, तो गोल्ड जस्ट अपने 20 EMA को हिट किया है, अपने 20 EMA के आसपास गोल्ड आया। अभी गोल्ड में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। ये यही गोल्ड है जो पिछले साल 50% के आसपास भाग चुका है, और अभी 10% का फॉल है। ये 10% का फॉल बहुत बड़ा है वैसे, पिछले 1-1.5 साल में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई थी, बट स्टिल अभी भी गोल्ड बेयरिश नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से आपको गोल्ड में क्या काम करना चाहिए? अगर आपकी गोल्ड में बहुत ज़्यादा पोजीशन है, और वो गोल्ड में जो पोजीशन है वो आपकी प्रॉफिट में चल रही है, तो आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दें। 20%, 80%, मतलब कहीं भी आप 20 से लेके 80 में 40, 50, 60, 30 जितना परसेंट आप चाहो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बट पूरी पोजीशन नेकेड ओपन मत छोड़ेगा कि मेरा बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो रहा था सर, मैंने गोल्ड बुक नहीं किया, गोल्ड नीचे गिर गया, इस चीज़ का गम नहीं होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना आप ज़रूर शुरू कर दीजिए। अगर आप गोल्ड में फ्रेश इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो 2 तरीका हो सकता है आपका फ्रेश इन्वेस्ट करने का। पहला तरीका हो सकता है यूजिंग SIP मॉडल, दूसरा हो सकता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपने इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट आप 5 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 5 से 10 पार्ट में आप किसी में भी डिवाइड कर सकते हो। ये भी SIP की तरह लग सकता है, बट ये SIP नहीं है। कुछ पैसा आप इस 20 EMA पे डाल सकते हो, तो जब भी गोल्ड 20 EMA को टच करेगा आप कुछ पैसा डाल सकते हो। अगर गोल्ड नीचे बाई चांस गिर जाता है तो गोल्ड फिर 50 EMA पे आएगा। जब 50 EMA पे आएगा तो भी आप अपना कुछ हिस्सा ऐड कर सकते हो। 100 EMA पे जाएगा तो कुछ हिस्सा और 200 EMA पे कुछ और हिस्सा आप ऐड कर सकते हो। और ये आप प्रोग्रेसिवली बढ़ा सकते हो कि अगर आपने यहाँ पे 1x किया तो यहाँ पे आपने 3x ऐड कर लिया। मान लो अगर यहाँ 100 रुपये डाला तो यहाँ 300 डाल दिया, इस जगह पे आपने 900 रुपये या 1000 रुपये डाल दिए, इस जगह आपने 4000 रुपये डाल दिए। तो इस तरीके से आपकी पोजीशन एवरेज आउट हो जाएगी, और ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। अगर आपका जो व्यू है वो लगभग आप मान के चलो 1 से लेके 5 साल तक का है, मगर अगर आप लंबा सोच रहे हो तो आप इस वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। ये लमसम इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप अभी फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड में और SIP करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा कि फिलहाल कुछ दिन के लिए आप SIP ना करो, आप कुछ पैसा यहाँ पे डाल दीजिए। अगर गोल्ड गिरना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ तो SIP करके कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और अगर आप SIP कर रहे हो और आपका जो व्यू है वो 2 महीने से लेके 1 साल के बीच में, मतलब आप बहुत लंबा नहीं सोच रहे हो ना, तो आपको एग्रेसिव गोल्ड में पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आप इस जगह पे बना लो, अगर गोल्ड में रैली कंटिन्यू रहनी है ना, तो गोल्ड ज़्यादा नहीं गिरेगा। 10 से 12% गिर गया, इतनी बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पे अपनी कुछ पोजीशन बना लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, अगर गोल्ड इस नीचे आने लगे तो हम एग्जिट कर देंगे। अगर आप 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल का सोच रहे हो ना, तो हम छोटा सा लॉस लेके एग्जिट कर देंगे, या फिर आपकी मर्जी, आप लॉन्ग टर्म बन जाना। बट बार बार पैसा मत डालिए। अगर गोल्ड में पैसा डालना है इसी जगह के आसपास थोड़ा डाल दीजिए। गोल्ड को ऊपर जाना है, गोल्ड यहीं से ऊपर निकल जाएगा। अगर गोल्ड लंबा करेक्ट कर जाता है, 20%, 25% के आसपास करेक्ट कर जाता है, तो गोल्ड के वापस ऊपर उठने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो फिर बार बार पैसा डाल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप अभी पैसा गोल्ड में डाल सकते हो। गोल्ड का ये बढ़िया करेक्शन आपको मिला है। अगर गोल्ड तुरंत कंटिन्यू करे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हम SL दे के निकल जाएंगे। लॉन्ग टर्म बनना है, लॉन्ग टर्म बन जाएंगे। पूरा पैसा मत डालिएगा, थोड़ा पैसा डालिएगा अपने टोटल पोर्टफोलियो का। आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30% आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का गोल्ड में डाल सकते हो, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म का व्यू है। और लॉन्ग टर्म के लिए आप लमसम या SIP रख सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया, आपको सही लगे। तो ये गोल्ड का प्लान है हमारा। गोल्ड नीचे कब गिरेगा? देखो, रेट कट तो होने वाला है, रेट कट होने वाला है, इतना कंफर्म है। और अगर ऐसा हो सकता है कि रेट कट में गोल्ड इतना नीचे हो तो थोड़ा ऊपर चले जाए, फिर नीचे ही रह जाए। तो रेट कट
कट के बाद वापस से बूम हो जाए, अगर ऐसा कुछ होना है तो गोल्ड को यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि रेट कट में अभी कुछ दिन बचा हुआ है। तो वो रेट कट से पहले अगर गोल्ड बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो रेट कट का इम्पैक्ट शायद ना पड़े, बट अगर गोल्ड यहीं पे रुके रहता है तो रेट कट का इम्पैक्ट गोल्ड में देखने को मिल सकता है, गोल्ड पॉजिटिव हो सकता है। आई थिंक गोल्ड के बारे में मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है, इससे ज़्यादा कोई डाउट गोल्ड में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एसेट क्लास के बारे में, जो कि बिटकॉइन है। बिटकॉइन जनरली इसके बारे में चर्चा करके फ़ायदा नहीं है भाई। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। बिटकॉइन में तभी इन्वेस्ट करेगा जब आप हाई रिस्क ले सकते हो। बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो एक रेगुलेशन के बाद 20% भी मूव कर सकता है। और भाई जब तक ट्रंप की सरकार है ना, जब तक ट्रंप को मार्केट सुन रहा है, तब तक बिटकॉइन में सोच समझ के इन्वेस्ट करेगा। पर्सनली मेरा बिटकॉइन में एक भी इन्वेस्टेड रुपीज़ नहीं है। मैं केवल ट्रेड करता हूँ, क्रिप्टो दबा के ट्रेड करता हूँ, मतलब मैं रेगुलरली ट्रेड करता हूँ, हर रोज़ ट्रेड करता हूँ, वो लोग आप देखते होगे लाइव में। बट मैं इन्वेस्ट मैंने नहीं कर रखा है कोई भी बिटकॉइन वगैरह में। केवल यूएसडीटी एक कॉइन है जिसमें मेरा इन्वेस्टेड है, वो ट्रेडिंग के प्रॉफिट्स वगैरह उसी में डाल के रखता हूँ, जो कि स्टेबल कॉइन है। तो बाकी मेरा और किसी में इन्वेस्टेड नहीं है। ये भी गोल्ड की तरह ही फैक्टर्स पे इम्पैक्ट होता है, बट ये थोड़ा सा अमेरिका को फॉलो करता है। तो अगर अमेरिका के मार्केट स्ट्रांग है तो बिटकॉइन भी आपको ऊपर मिलेगा, अगर अमेरिका के मार्केट कमज़ोर हो रहे हैं तो बिटकॉइन भी आपको गिरता हुआ नजर आएगा। तो ये बात हो गई बिटकॉइन की। बिटकॉइन के चार्ट पे मैं नहीं जा रहा। बात करते हैं अब स्टॉक मार्केट की। बहुत सारे लोग आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टेड हो गए। तो देखो स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं। अगर रेट कट होता है तो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव बात है। Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q2 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर ये रिजल्ट अच्छे रहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप रिजल्ट की बात करो तो मैं दो फैक्टर में इसको बांटना चाहूँगा। एक हो गया अमेरिका का रिजल्ट, बिकॉज अमेरिका के स्टॉक मार्केट मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है। दूसरा हो गया इंडिया का रिजल्ट। अगर इंडिया के Q2 रिजल्ट्स की बात करोगे तो जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो ठीक हो रहा है, जो रेवेन्यू हो रहा है वो ठीक हो रहा है, बट मार्जिन्स पे फ़र्क पड़ा है। तो कोई एक्सेप्शनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। Q2 का इस बार का रिजल्ट एक्सेप्शनल नहीं है। एक्सेप्शनल मतलब कि बाजार में ब्रेकआउट आ जाए, मार्केट बहुत तगड़ा भाग जाए, ज़बरदस्त यहाँ से और 10-15% की रैली हो जाए, वो बहुत मुश्किल है इस टाइम हो पाना। बिकॉज रिजल्ट जो होते हैं ना वही फंडामेंटल होता है। एक स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है उसी को रिप्रेजेंट करने का काम चार्ट करता है। तो अगर स्टॉक सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो चार्ट बढ़िया रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। और प्लस हमारे ऊपर टैरिफ भी ठोक दिया गया है, हमारे ऊपर एक तगड़ा टैरिफ ठोक दिया गया है। ये टैरिफ जो है वो 75% के आसपास है अभी। अगर इसको कम करके 50% भी सरकार ले आती है तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको कम करके 15% के आसपास ले आना पड़ेगा, तभी जाके कुछ फ़ायदा हमें होगा, नहीं तो ये टैरिफ हमारे लिए टेंशन का ही काम रहेगा। तो ये इंडिया की बात हो गई। तो इंडिया में मैं अभी बहुत बड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अभी चार्ट पे आता हूँ। अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का जो मार्केट है उसमें सारा धंधा एआई के हिसाब से चल रहा है। अगर एआई है तो अमेरिका टॉप पे, अगर एआई खत्म हो जाए ना तो अमेरिका में खराब हो जाएगा। आप एक चीज़ और नोटिस करो, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये मेरे पास निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 आपको लगभग ऑल टाइम हाई पे नज़र आ रहा होगा। इस सबको डिलीट कर देते हैं। निफ्टी 50 आपको लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास नज़र आ रहा है। बट आप मुझे बताओ, क्या आपका पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे है? क्या आपको स्टॉक्स में तगड़ा प्रॉफिट हो रहा है? आप कमेंट में लिखना आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल चल रहा है। तो देखना मैक्सिमम टाइम का, मैक्सिमम लोगों का पोर्टफोलियो है ना वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो मार्केट अभी एक ऐसे फेज में जिसको सिंपल भाषा में साइडवेज बोला जाता है। आप इसका मंथली चार्ट देखो, ये साइडवेज फेज में आ चुका है, जहां पर मार्केट के पास ऊपर की तरफ कुछ लेवल है 26-27 हज़ार, नीचे की तरफ कुछ लेवल है 20-22 हज़ार। इसी जोन के बीच में बाजार का मैक्सिमम समय गुजरने वाला है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो हम ऊपर के लेवल्स पे रहेंगे 23, 24, 25, 26 हज़ार के बीच में। अगर हम बेयरिश हो जाएंगे तो 21, 22, 23 हज़ार के बीच में रहेंगे। तो नीचे ऊपर की रेंज बदलती रहेगी, बट इसी रेंज के अंदर रहने के अभी चांसेस हैं। तो इसको स्टैग्नेशन फेज भी बोलते हैं, साइडवेज फेज भी बोलते हैं। इस फेज में, ये जो फेज होता है ना, इस फेज में अंधा पैसा आपका नहीं बन सकता है। अंधा पैसा मतलब आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में डाल दिया आपका पैसा बन रहा है, वो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपको पिक करना पड़ता है, आपको विनर्स पिक करने पड़ते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितनी भी क्रैश व्रैश की वीडियो देख लो ना, मार्केट क्रैश अभी नहीं आने वाला है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। और दूसरी चीज़ जो है, आपको स्टॉक पिक करना पड़ेगा। अगर आप सही स्टॉक नहीं पिक कर रहे हो जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी ग्रीन में आने वाला ही नहीं है। साइडवेज मार्केट में यही दिक्कत रहती है। अभी अगर बाजार यहाँ से थोड़ा नीचे गिर के 20 हज़ार के आसपास आएगा, 20 हज़ार ज़्यादा बोल दिया मैंने, 23 हज़ार के आसपास आएगा, तो लोग बोलेंगे मार्केट क्रैश कर गया। ये मार्केट क्रैश नहीं होता है, ये मार्केट का फेज है। लेकिन जब 23 हज़ार पे आएगा ना, तो मार्केट तो क्रैश नहीं करेगा, बट आपका पोर्टफोलियो क्रैश कर जाएगा। क्योंकि जैसे ही बाजार गिरता है, जो बुरे स्टॉक्स हैं उनकी पिटाई होती है। आप देखोगे स्मॉल कैप और मिड कैप इस तरीके से, मिड कैप वैसे ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, बट स्मॉल कैप अभी भी नीचे है। तो बहुत सारे स्टॉक्स रिकवर नहीं कर पा रहे। तो अगर आप इस फेज में भी पैसा कमाना चाहते हो तो या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह भूल जाओ,
नई कोई इन्वेस्टमेंट की पोजीशन मत बनाओ, ज़्यादा एग्रेसिव एवरेजिंग वगैरह मत करो और भूल जाओ। एसआईपीज भी थोड़ी कम कर दीजिए। और नहीं तो अगर आप थोड़े ज़्यादा समझदार हो, अपने आप को समझदार समझते हो, आप थोड़ी मेहनत कर सकते हो, तो स्टॉक पिकिंग का काम करिए रैंडम पोर्टफोलियो बनाने से, या फिर ऐसे जो ओवरऑल पोर्टफोलियो बनता है कि निफ्टी का बना लिया, बैंक निफ्टी का बना लिया तो ये बैलेंस हो गया पोर्टफोलियो, वैसे नहीं काम चलेगा। आपको स्टॉक पिक करने पड़ेंगे और वो स्टॉक की परफॉर्मेंस ही आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन में लाके खड़ा कर पाएगी। तो ये जो मेरा टेक है वो है मेरा टेक स्टॉक मार्केट को लेकर। स्टॉक मार्केट में ये फैक्टर जो है पॉजिटिव है। नेगेटिव फैक्टर क्या क्या है? रिसेशन है, हाई इन्फ्लेशन है, ट्रेड वॉर है। तो देखो, ट्रेड वॉर जब तक शांत नहीं होगा तब तक प्रेशर बना रहेगा। हाई इन्फ्लेशन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट मुद्दा राइट नाउ, बिकॉज इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है। इंडिया में इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुआ है, अमेरिका में भी कम ही हो रहा है इन्फ्लेशन, तो ये मुद्दा ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। जहाँ तक बात रही रिसेशन की, ये सबसे बड़ा खतरा है कि कहीं मंदी ना आ जाए। अगर मंदी आ जाएगी, बहुत सारे लोग बहुत सारी बात बोल रहे हैं, भाई बॉन्ड वाले की चीज़ देखोगे, इन्वर्स कर्व ये वो, तो लोग बोल रहे हैं रिसेशन आने वाला है। बट मैं पर्सनली मानता हूँ कि रिसेशन से अभी डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। रिसेशन वगैरह ये जो चीज़ें हैं ना, प्रिडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो अगर आप अभी वीडियोस देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा रिसेशन की, मार्केट क्रैश की, तो ये अभी तो नहीं आने वाला, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। रिसेशन अभी बहुत दूर है। तो कुल मिला जुला के यहाँ से जो सारे सिग्नल्स मिल रहे हैं वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही मिल रहे हैं कि बाजार जो है अभी भी वो स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग बना रहेगा। 10-15% की करेक्शन आती है तो वो बड़ी बात नहीं है, वो एक जगह होगा आपके पास एक्यूमुलेशन का। बड़े क्रैशेस के चांसेस अभी नहीं है। बड़े क्रैशेस तभी आएंगे जब मार्केट को सरप्राइज मिलेगा, और वो सरप्राइज कोई इकोनॉमिक फैक्टर नहीं होगा। रिसेशन इज नॉट अ सरप्राइज। रिसेशन की चर्चा सालों साल से चल रही है, वो सरप्राइज नहीं होगा। कोई सरप्राइज मार्केट को मिलेगा वो ट्रेड वॉर के रूप में हो सकता है कि ट्रेड वॉर इतनी इंटेंसिफाई हो जाए कि उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने लगे। वो कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो सकता है, नई लड़ाई शुरू हो जाए, वो कोई नया वायरस या कुछ हो सकता है, तो कुछ सरप्राइज मिलेगा। तो ये जो एक्सेस लिक्विडिटी है ना, वो पैनिक करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि इनके पास बस पैसा पड़ा हुआ है, ये ज़्यादा सोच नहीं रहे। और जब वो पैनिक स्टार्ट होगा तब जाके असली गिरावट स्टार्ट होगी, एंड दैट विल बी ए सरप्राइज। वो बहुत जल्दी होगा, वो प्रिडिक्टिव नहीं होगा। तो तब तक आप यूट्यूब वगैरह में स्टॉक मार्केट क्रैश की वीडियोस देख रहे हो ना, तब तक चिंता मत करिए, कोई बड़ा क्रैश नहीं आने वाला है। जब ये वीडियोस आना बंद हो जाएंगे और ये आएगा आज हुआ मार्केट क्रैश, वो अचानक से क्रैश स्टार्ट होगा ना, तब जाके वो सरप्राइज फैक्टर मिलेगा। तो ये सरप्राइज फैक्टर प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में हमारे पोर्टफोलियो को हेज करके चलना, प्रॉपर बैलेंसिंग करके चलना। अगर आपने गोल्ड या मेटल्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है तो कम कर दीजिए। गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 20% से लेके, या गोल्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो आप 10% से लेके कहीं ना कहीं 25% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा पैसा गोल्ड या किसी मेटल में मत डालिए। अगर इससे ज़्यादा है तो कम कर दीजिए अपने पोर्टफोलियो में। बाकी पैसा आप इक्विटी में डाल के रखिए। बिटकॉइन में मैं प्योरली आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने आपको सब चीज़ों का जवाब दे दिया है। मतलब मैंने अलग अलग यहाँ सेगमेंट बना रखा था, व्हाट शुड वी डू, व्हाट कैन हैपन, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। एंड आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि मार्केट में होने वाला क्या है। कोई स्पेसिफिक डाउट है किसी स्पेसिफिक एसेट क्लास के बारे में, स्टॉक्स मत पूछिएगा। स्टॉक से मतलब ओवरऑल स्टॉक मार्केट पूछ सकते हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने बहुत पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो वो पैसा सेव करने के बारे में सोचिए, प्लान करिए कि मैं कब क्या करूंगा, किन लेवल्स पे क्या प्लान करूंगा। अगर आप अच्छे प्रॉफिट में कुछ प्रॉफिट बुक कर लिए ताकि कोई गिल्ट वगैरह ना रहे। अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो शुरू कर दीजिए। द बेस्ट डे टू इन्वेस्ट वॉज टुमारो, बट आज भी आप कर सकते हो इन्वेस्ट, ठीक है। छोटी छोटी क्वांटिटी में करेंगे। अगर हम बहुत रिस्की चीज़ पकड़ रहे हैं, कोई चीज़ भागी हुई है, तो हम छोटी छोटी क्वांटिटी में करेंगे और हम कैश अपने पास रखेंगे। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30-40% आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट 50 से 60% आप अपने पास कैश रखना, बिकॉज मार्केट ओवर वैल्यूड है, मार्केट ओवर बॉट है। अगर क्रैश करेगा तो कैश होना चाहिए आपके पास दोबारा खरीदने के लिए। तो ये कैश अपने पास ज़रूर फ्री रखिएगा। और अगर आप हेविली इन्वेस्टेड हो तो भी 10% के आसपास कैश रखिएगा, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करके कैश निकाल लीजिए कुछ। अभी आप देखो, सबसे बड़ी कंपनी जो वॉरेन बफेट की है, उन्होंने बहुत $300 बिलियन या $3 ट्रिलियन के आसपास कैश रखा है, पता नहीं कितना है, $300 बिलियन आई थिंक। तो बहुत बड़ा कैश उनके पास पड़ा हुआ है, तो वो कुछ सोच के कर रहे होंगे ना। तो अपने पास कैश रखिए। तो अगर आप पूरा इन्वेस्टेड हो तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अपने पास फ्री कैश रखिए, जिसको आप बॉन्ड से एफडी में डाल सकते हो। वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको रिटर्न मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत वीडियोस बनाते रहता हूँ, लाइव भी आता हूँ, लाइव में भी डिस्कशन करता हूँ। तो अगर आपने पहली बार जुड़ रहे हो आप मेरे साथ, तो सब्सक्राइब करके देखिए, आपको मज़ा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।